बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे का दिन है, एक और बड़ा फैसला आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रद्द अमल देती है कि हक मिल गया। हक मिलने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, लेकिन हुकूमत कह रही है, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, MKM प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और खुद मुस्लिम लीग नून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो कहते हैं कि आइन को रीराइट किया गया, जो मांगा भी नहीं था वो भी दे दिया गया। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हुकूमत दे रही है। महसूस ही हो रहा है कि कोर्ट्स के खिलाफ हुकूमत बात कर रही है। ठीक है कि माले गनीमत में मिली हुई नशिस्तें थी आपको, कोई आपका उस तरह से हक भी नहीं था, एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये नशिस्तें आपको मिली थी, लेकिन इस पर इतनी नाराज़गी आखिर क्यों ज़ाहिर हो रही है कि आप कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ भी दे दिया कि जो मांगा ही नहीं गया था। सर, सुप्रीम कोर्ट के पास तो आइनी इख्तियार ये मौजूद नहीं है कि वो जिस मौके पर चाहे रिलीफ को मॉडिफाई कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। ये एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट, ये अल्फाज अली शाह ने कोई कुछ साल डेढ़ पहले लिखे थे, तो आज उसी की मिसाल कायम करते हुए एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया, तहरीक इंसाफ किया। क्योंकि अगर आप वो फैसला पढ़ें, उसके 10 पैराग्राफ है, उसके अंदर पहले तहरीक इंसाफ को बतौर एक पार्लिमानी पार्टी उसको जन्म दिया गया और फिर जन्म देकर नए प्रोसीजर्स लिखे गए ताकि उनको सीटें दी जा सके। लिहाजा ये वैसे ही फैसला है जिस तरह कुछ हफ्ता पहले हमने देखा था हाई कोर्ट की जानिब से कि बानी चेयरमैन को उन केसों में भी जमानत दे दी गई जिनका अभी वजूद ही नहीं था। ये एक बहुत बड़े झुकाव की मिसाल है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकली जो आइन के 2 आर्टिकल्स हैं, 51 और 106, उनमें नई इख्तरा की है। सबसे बेहतर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि ये जो सीटें हैं ये किसी और जमात को नहीं दी जाएंगी, ये खाली रखी जाएंगी जब तक पार्लियामान या तो आइन में तरमीम करे या जो इलेक्शंस एक्ट है उसके अंदर उसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनमें तरमीम कर करके नई सूरत हाल पर अपनी राय दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बजाय ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पिटिशनर थी रिलीफ के लिए, उनकी बजाय एक और जमात को जन्म देकर उसको वो तमाम गुलदस्ता पकड़ा दिया जो गुलशन में था ही। तो 13 जनवरी के फैसले का दबाव था खुर्रम साहब, आप समझते हैं जो तनकीद कोर्ट्स के ऊपर हो रही थी तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने की 13 जनवरी के फैसले के बाद, क्या वो दबाव था जिसने जो है वो इस तरफ सुप्रीम कोर्ट को इंक्लाइन किया है? जी देखिए, यूं 2 बातें हुई। एक तो जो 2014 के बाद का जो तजर्बा इमरानी किया गया, उसमें जाहिर है ये कि पाकिस्तान के तमाम जो रियासत के सतून हैं, यानी गैर सियासी सतून, वो तकसीम हो चुके हैं। उनके अंदर एक बहुत गहरी तकसीम है और वो तकसीम जो है वो मुख्तलिफ हवालों से कभी 9 मई बनकर एक इदारे में तकसीम जो है वो 9 मई बनती है, दूसरे इदारे में तकसीम जो है वो इस तरह के फैसलों का बायस बनती है। तो एक तो तकसीम है, नंबर 1। दूसरा ये है कि वो जो आज की सुप्रीम कोर्ट है वो गालिबन बजाय ये कि वो आइन और कानून को गौर से पढ़ें, वो गालिबन फेसबुक को और सोशल मीडिया को और टिकटॉक को, उस पर ज्यादा उनका ध्यान है। और जिस जमात को आज उन्होंने जन्म दिया पार्लियामेंट में, उनके गालिबन जो उनका प्रोपेगेंडा सेल है जो हर एक की इज्जत ताराज करता है और हर एक के ऊपर जो है वो उनके ऊपर हरासा करता है, उनको उनके खानदानों को हरासा करता है, तो गालिबन एक ऐसा ग्रोह पैदा हो गया है जो पाकिस्तान के तमाम इदारों को प्रेशराइज करके इस किस्म के फैसले आते हैं। बिकॉज जो मैं फिर कहूंगा कि कानून और आइन के मुताबिक, मैंने कभी नहीं कहा कि ये सीटें मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए थी, ये सीटें खाली रहनी चाहिए थी जब तक पार्लियामेंट इस पर अपनी राय ना दे देती। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अच्छा, रिव्यू की इसमें कोई गुंजाइश बाकी रहती है? खुर्रम साहब, जाहिर है कि आप कानून बनाते रहे हैं, आप पार्लियामेंट का बड़े तवील अरसे तक हिस्सा रहे हैं, तो रिव्यू की गुंजाइश, एक काबीना का भी पार्ट रहे हैं, जाहिर है कि वज़ीर कानून ये कहते हैं काबीना फैसला करेगी, तो काबीना के मामलात को आपने करीब से देखा है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी जहन के घोड़ों को दौड़ाएं तो आपको लगता है कि रिव्यू की कोई गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ी है इसके अंदर? जी, मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ ये है कि क्योंकि जो असल में अहम बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो वसी तरीन बेंच हो सकता था, फुल बेंच था, 13 जजेस पर मुश्तमिल था,
तो लिहाजा इसमें मजीद कहना कि जी और इज्तिमाई दानिश नजर आए, वो इज्तिमाई दानिश तो अब इससे ज्यादा तो वसी नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि ये जो सारे कानूनी पॉइंट्स हैं, मेरी नजर में बहरहाल हुकूमत को, चाहे वो रिव्यू रिजेक्ट ही हो जाए, हुकूमत को अपना नुक्ता नजर, क्योंकि ये जो शॉर्ट ऑर्डर है ये बहुत ही परेशान कुन है और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में रुस्वा कुन है कि जो तमाम जो उसमें अहकामात दिए गए हैं उनकी, मेरी नजर में, मैं भी एक कानून का तालिब इल्म हूं, मेरी नजर में इन तमाम अहकामात की कोई आईनी और बुनियादी जो है कोई बेसिस नहीं है। तो लिहाजा ये अगर हुकूमत बहरहाल काबीना ने अपना फैसला करना है, मेरी राय में ये कि हुकूमत को कम से कम मुस्तकबिल के लिए अपना नुक्ता नजर भरपूर तरीके से एक रिव्यू पिटीशन में फाइल करना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है, तो कोई भी आइनी जो इदारा है या आइन कि किसी का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में अमल में आता है, उससे ये मुतालबा बनता है वैसे हमारा कि उसके किसी फैसले की बुनियाद पे जो एक कोर्ट ने जिसको जो है वो दुरुस्त करार दिया हो, पेशावर हाई कोर्ट ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो है वो फैसला दे, तो हम ये मुतालबा करें कि उसके फैसले गलत थे, उस पर आर्टिकल 6 लगा दें, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए फौरी, या वो फौरी तौर पर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ये मुतालबा दुरुस्त है खुर्रम साहब? जी, बहुत ही मजमूम मुतालबा है, और अगर करना था तो सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों से कहते ना कि वो इस्तीफा दें, कि उनका जो फैसला है जिन्होंने अपहोल्ड किया था इलेक्शन कमीशन का डिसीजन। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने, देखिए, एक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 8 फरवरी को एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो किसी कानून और आइन में उसकी पेशबंदी नहीं की गई। एक खला था, कानूनी और आईनी खला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक आइन का अलहदा सतून है, उसकी अलहदा अथॉरिटी आइन के तहत, उन्होंने अपनी जो दानिश इस्तेमाल करते हुए एक फैसला किया। अब वो जो है उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया, वहां भी 5 मेंबर बेंच था। तो लिहाजा यहाँ जो है बेशुमार ऐसे फैसले हैं जिसकी बुनियाद पे अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि इलेक्शन कमीशन ये वाला भी इदारा का शख्स इस्तीफा दे दे और वो भी इस्तीफा दे दे, तो जिस किस्म के मामलात हैं, लेकिन मैं ये उसी मामले की कड़ी है कि एक ऐसी फाशिस्ट जमात मौजूद है जो पाकिस्तान के तमाम इदारों को हरासा करना चाहती है, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है, और उनके पास उसके लिए बैरून मुल्क से फंडिंग के जरिए हासिल की गई और बैरून मुल्क से चलाई गई कैंपेन के तमाम वो वसाइल और ज़राए मौजूद हैं जिसके जरिए वो पाकिस्तान के अदारों को मुस्तकिल हरासा किए हुए। अच्छा खुर्रम साहब, हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकेंगी? हुकूमत को ज़ाहिर है कि अददी एतबार से तो कोई मुश्किल ऐसी ना पहले दरपेश थी ना आगे महसूस होती है, लेकिन आईनी तरामीम नहीं कर सकेगी हुकूमत, 2/3 अक्सरियत का मामला नहीं होगा, तो हुकूमत को भी कोई मुश्किलात आपको दिखती हैं? जी, अगर जो अभी हालिया आपके नाजरीन ने और हम सब ने बैठ के जो बजट की कार्रवाई देखी है, हुकूमती अरकान को या खासतौर पर वज़रा को बेहतर जो है वो हेडफोन्स चाहिए, क्योंकि शोर में सिर्फ इजाफा होगा, क्योंकि ये सिर्फ शोर करना चाहते हैं। बजट की बहस में कहीं जगह भी इन्होंने अवाम की तकलीफ का कोई इलाज नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समत नहीं है, सिर्फ ये शोर डालना है। तो हुकूमती अरकान से और वज़रा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बेहतर हेडफोन तलाश करें ताकि उस शोर से बच सकें, वो शोर बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल था। ज़ाहिर है कि कोई बड़ा फैसला हो, एक इतना बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आए, तो वो ज़ाहिर है रिवाइव तो करता ही है कि जिसमें फेवर भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही हो। तो पार्टियां रिवाइवल की तरफ अगर जाए तो उसका रवैया क्या होना चाहिए? क्योंकि हम माजी में ये देखते रहे कि तहरीक इंसाफ किसी अपने हक में आने वाले फैसले के बाद और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए? देखिए, हुकूमत को तो फोकस करना चाहिए 2 बातों पे। एक तो ये कि पाकिस्तान के अवाम को जो तकलीफ है महंगाई की और बिजली के बिलों की, उस तकलीफ को फौरी तौर पर जो वो कर सकते हैं उसकी कोशिश करनी है। शहबाज शरीफ साहब की काबीना कोशिश कर, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपनी मुशावरत को तेज तर करना है, गहरा करना है, MQM के साथ करना है,
ताकि जो इस वक्त 209 अरकान की अक्सरियत है, जो कि इन नशिस्तों की मरहून मिन्नत नहीं है, वो 209 की जो अक्सरियत है वो कायम रहे। तीसरी बात यह है कि हमें हमेशा इसको ध्यान में रखना है कि तहरीक इंसाफ को के खिलाफ एक और फैसला दिया आज के आगे, और वो फैसला है बाजौड़ के अवाम ने उनको चौथे नंबर पर रखा है जो सूबाई असेंबली का ज़मीनी इंतखाब हुआ है कल। तो लिहाजा जो अवाम के फैसले हैं, कानून के फैसले आमतौर पे पार्टियों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन असल जो बुनियाद असास है वो अवाम है, और अवाम ने बाजौड़ के अवाम ने उनके खिलाफ फैसला किया और तहरीक इंसाफ को चौथे नंबर पर रखा। खुर्रम साहब, आप ज़ाहिर है कि मेरे साथ मौजूद हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल थोड़ा सा सियासी सूरत हाल से हटके भी हो जाए। सर, ये IPPs के जो मायदे हैं ये कब ख़त्म होंगे? क्या इसका आइडिया है? कब इसका जो है वो अवाम से हटाया जाना मुमकिन हो सकेगा? कुछ थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंडर आप बता दें, क्योंकि आपसे बेहतर शायद कोई जवाब ना दे सके इसका। जी, अवाम के लिए खुशखबरी है। 1993-94 में पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म भी जब ये आगाज किया गया था, उनके अक्सर IPPs के जो 30 साल हैं वो अब मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। 2024 है, अगले 3 साल में अक्सर के बहुत सालों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर होंगे, और शहबाज शरीफ साहब को, उनके काबीना को ये खुलकर अब ऐलान कर देना चाहिए कि किसी IPP का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। और आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 साल में जिस तरह अगर ये फैसला उस पर कायम रहते हैं और रिन्यू नहीं करते, तो ये कैपेसिटी चार्जर से भी जान छूटेगी। और जो दूसरा काम करने वाला है वो ये है कि जो इस वक्त 2 हमारे बड़े डैम तामीर हो रहे हैं, जो मोमन डैम है और दासू डैम है, उनको तेजी से मुकम्मल करें ताकि पाकिस्तान के अवाम को 2027 में पाकिस्तान के अपने पानी की जो बिजली है वो 9000 मेगावाट वो उनको हासिल हो। एक और अच्छी खबर है वो ये है कि CPEC का एक मंसूबा जो सुखी किनारी था 900 मेगावाट का, वो इंशाल्लाह नवंबर में काम शुरू कर देगा। तो CPEC के जो फजाइल हैं, फवायद हैं, वो मजीद पाकिस्तान के अवाम को बिजली, पानी की बिजली है, सस्ती बिजली है, वो उनको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो फैसला क्लियर होना चाहिए कि IPP का कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, और आज खुद ये बोझ जो है अगले 3 से 4 साल में पाकिस्तान के अवाम से हट जाए। अच्छा, एक खुर्रम साहब, आप मईशत के ऊपर भी बड़ी अच्छी बात करते रहे, इस फैसले का माशी असर क्या होगा कि जो आज सुप्रीम कोर्ट से आया है? जी नहीं, मैं तो इसका माशी असर कोई नहीं देख रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी, आपके नाजरीन ने अगर खबरें नहीं देखी, वो ये है कि एक तो जून के महीने में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पहले से बहुत ज्यादा रकम कोई पिछले साल के मुकाबले में 44% ज्यादा रेमिटेंसेस भेजी है, नंबर 1। दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो जारी तजारती खसारा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कि 25 अरब और 30 अरब डॉलर भी देखा है, वो घटकर सिर्फ $0.5 बिलियन रह गया है। तो बड़ी अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान की रिजर्व जो है वो $14 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासी इस्तेहकाम देख रहा हूँ। वज़ीर आज़म उनकी काबीना के सामने चैलेंज जो है वो यही है कि वो महंगाई का जो कंट्रोल है उस पर कायम रखें, ताकि पाकिस्तान के अवाम को हर गुजरते दिन के साथ इस्तेहकाम हो, और वो जो एक वादा है कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी उसको हकीकत बनाएं। मैं फिर कहूंगा कि अपोजिशन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना पाकिस्तान के अवाम की फलाह और अपने सियासी जो हवारी हैं उनके साथ मुशावरत के साथ उसको कायम रखें। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आगे चलते। बात खुशामदीद, हसन अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। हसन अयूब साहब भी करते रहे, इसके साथ साथ अभी भी मौका आने पर ज़रूर कर लेते हैं। हसन अयूब साहब, हुकूमती इत्तेहाद सबकी बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, शर्जील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि एक भरमार है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें एक ही चीज़ की गर्दान है हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कि जो रिलीफ नहीं मांगा गया था वो भी दे दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ नहीं मांगा गया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मांगा गया था और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया? मेरी बात तो ये दुरुस्त है कि जो रिलीफ नहीं मांगा गया वो ही रिलीफ जो है वो रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की जानिब से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। अब देखा जाए तो जजेस की जो अक्सरियत 8 के अलावा इवन बशमूल जस्टिस काजी फाइज ईसा, अब वो भी अपने फैसले में ये कह रहे हैं कि ये जस्टिस जमाल खान के फैसले से इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो फैसला है वो सिर्फ वो जो जिन लोगों ने अपने आप को पीटीआई का जाहिर किया है वो तकरीबन 6 लोग हैं, उनका उन्होंने वो जिक्र किया है। लेकिन बहरहाल अभी तो जो फैसला देना चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने दे दिया, और अब इस फैसले को 13 मेंबर बेंच का ही फैसला करार दिया जाएगा। ये कोई 8-5 का फैसला नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये फुल कोर्ट का फैसला है। तो इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या आइन को रीराइट करने का सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है? इसको 63A वाला जो फैसला है उसका पार्ट 2 करार अगर दे दिया जाए तो कोई ना हक बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल आइन को में तरमीम करने का जो मजाज इदारा है वो तो पार्लिमान है। दूसरे वक्त देखा जाए तो इस फैसले के क्या असरात होंगे, तो एक वो जिस आईनी तरमीम में आना था उस आईनी तरमीम के लिए बाजार इस टाइम रुकावट खड़ी होगी है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि जब भी कोई हुकूमत ने कोशिश की आईनी तरमीम करने की तो फिर वो आईनी तरमीम कर ही ली उन्होंने। और हमने तो माजी करीब में देखा था कि नवाज शरीफ साहब ने भी इवन के पनामा में गिरफ्तारी के बाद भी जब वो मुल्क से चले गए थे बरतानिया, तब मुस्लिम लीग नवाज ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। और ये माजी करीब की बात है और उसका किसी को भी तसव्वुर नहीं था कि मुस्लिम लीग नवाज जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए या आईनी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो एक रीअपॉइंटमेंट का जो कानून है वो बनाने के हवाले से अपना वोट देगी, लेकिन वो दे गुजरे। तो आप देखें कि क्या सूरत हाल निकली है। लेकिन आज का दिन अपना हसन भाई यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है कि रावी जो है वो मुस्तकबिल में हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं देख रहा, लेकिन इस वक्त अगर फैसले के मेरिट्स के ऊपर बात की जाए, जिस तरह से हुकूमत का रद्दअमल आ रहा है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रद्दअमल नहीं है। जाहिर है कि एक फैसला है, फैसले के नतीजे में आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना। दूसरे की सीटों पर चढ़कर जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल करना ये भी कोई इखलाकी चीज़ नहीं थी, एक अलग तबसरे की बात है। लेकिन जब हुकूमत को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा तो हुकूमत का रद्दअमल इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, रद्दअमल तो हुकूमत की जानिब से नहीं, इवन मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी आया है। हाँ, और मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं क्योंकि वो भी बेनिफिशियरी थे ना, केपीके के अंदर वो भी बड़े बेनिफिशियरी थे। बेनिफिशियरी हैं जी, यकीनी तौर पर बेनिफिशियरी हैं, वो भी बेनिफिशियरी हैं। तमाम बेनिफिशियरीज, मेरी बात है कि यहाँ पर जिसको कोई चीज माले गनीमत बट रहा हो तो माले गनीमत से तो कोई भी इनकार नहीं करता। ये जारी बात है कि ये तो कौमी असम्बली की आई बिलीव 23 सीट्स हैं जो कि इन जमातों के अंदर तकसीम हो रही थी, तो जाहिर तौर पर उनको भी इसकी कोई तकलीफ है। और इसी तरह सूबाई असम्बली की भी मुतअद्दिद नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अगर बात की जाए तो वहां पर तो इसका जो इम्पैक्ट है ना सिर्फ सूबाई असम्बली पर बहुत बड़ा होना है, बल्कि इसके साथ साथ जो सेनेट के इलेक्शन हैं उनके ऊपर भी बड़ा इसका इम्पैक्ट आना है। क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो तो खासा बड़ा है। लेकिन इस वक्त भी आप देख लें तो 209 इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का नंबर है, तो उनको 268 आई बिलीव चाहिए। उसके लिए तकरीबन 30-40 वोटों की कमी थी सेनेट और कौमी असम्बली को मिला लिया जाए तो वो अब शायद उनके पास ये मुमकिन नहीं है कि उस कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन अनटिल के अनलेस कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे फैसल वाटर साहब फरमा रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है या कोई इसके अंदर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, इस टाइम पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसको ऑलरेडी तकसीम तो कर ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के, तो 39 लोगों को तो उन्होंने पीटीआई का जो है वो ये खुद एक बहस तलब बात है। लेकिन इसके ऊपर हसन साहब एक बड़ा अहम सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, जरा मैं साकिब बशीर साहब को शामिल कर लूँ जी प्लीज। मुझे ये इसके अंदर देखें ना, कानूनी तौर पर तो इसकी डेफिनेशंस आएंगी, चीज़ें आएंगी, मामलात आएंगे, तभी हम ज़्यादा बेहतर अंदाजा कर सकेंगे। लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जमात ही नहीं है, इसका मतलब जब वो जमात ही नहीं थी, पार्लिमानी जमात ही नहीं थी, उसमें शमूलियत हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले के बाद वो तमाम उम्मीदवार आज़ाद हो गए कि जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी। मैं सवाल आपके पास छोड़ के साकिब बशीर साहब की तरफ जा रहा हूँ। सर साकिब भाई, जिस तरीके से हुकूमत रद्दअमल दे रही है, ये कह रही है कि जी जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया था वो रिलीफ दे दिया गया और जो है वो आइन को रीराइट कर दिया गया, कोई सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब ये बन गया, बहुत सारे हुकूमत के दावे। ज़रा हुकूमत का बनता है जब आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो फिर आप फैसले के हवाले से इसी तरीके से रद्दअमल देते हैं, लेकिन इसके मेरिट्स क्या है इस सारी तनकीद के? आपको लगता है कि ये आइन रीराइट हो गया आज भी?
एक तो जो हुकूमत है उसका राइट है, या जो पीटीआई है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ वो जो भी अपना बयानिया बनाएं या जो भी बात करें, जो प्योरली एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैं बात करूंगा कि ये के फैसला ठीक है, यानी मेरी नज़र में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और किसी तरह भी ये जो नज़रिया ज़रूरत की बात की जा रही है ये नहीं है। उसकी वजह 51D जहाँ पे जो मुतनासिब नुमाइंदगी में ये नशिस्तें तकसीम होनी थी, अगर ये नशिस्तें जहाँ पे ये लिखा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी, तो वहाँ कहीं ये नहीं लिखा गया था कि ये नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल जानी है कि जिनको मुतनासिब नुमाइंदगी से पहले ही नशिस्तें उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक मिल चुकी हैं। इसलिए ये अल्टीमेटली इसमें किसी एंड पर पहुंचना था। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, जहाँ तक बात की जा रही है कि री राइट वाली, मैंने तो नहीं समझता कि कहीं पे भी जो है वो चीज़ री राइट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में ये देखती है कि हमने 13 जनवरी को फैसला किया था, उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। ये हसन अय्यूब साहब भी मानेंगे कि इस 13 मेंबर बेंच में तकरीबन 13 मेंबर ही इस चीज़ पे एग्री थे कि इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। और आज भी जैसे जमाल खान मंदोखेल भी लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उसने गलत तशरीह की। जब सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई हो, वो कोई सिविल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, वो 3-5 मेंबर बेंच भी नहीं है, फुल कोर्ट बैठी हुई है। अल्टीमेटली उन्होंने देखना है कि ये है एक मामला क्या। अब जो फैसला आया है वो फैसला मेरी नज़र में तो बिल्कुल कानून के जो है वो मुताबिक है, बल्कि जो एक डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं, पार्लियामान है, उसको मजीद जो है वो मजबूत करेगा। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है वो जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, लेकिन उनका हक नहीं था। ये एक तकनीकी बहस थी, एक टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर उनको वो नशिस्तें जा रही थी, वरना किसी भी जगह पे साकिब भाई क्या रिलीफ मांगा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम किया जाए? क्या ये अपील का हिस्सा था? ये विद इन जो डिस्कशन हुई है, ड्यूरिंग डिस्कशन ये बात आती रही है और जो सुप्रीम कोर्ट पूछती रही है उनसे कि अगर हम उस तरफ जाएं तो क्या होगा। तो वहां आपने देखा होगा कि सलमान अकरम राजा ने भी, फैसल सिद्दीकी ने भी ये बात की कि हम तो आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपके पास इख्तियार है 187 का कंप्लीट जस्टिस का। जो कंप्लीट जस्टिस का जो इख्तियार है वो अब डिटेल जो है वो रीजनिंग आएगी तो उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा फैसला जो है वो किस बुनियाद पर दिया है। जस्टिस में कंप्लीट जस्टिस का जो इख्तियार है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से इस्तेमाल करता रहा है? माजी में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है, क्या यहां पर इस्तेमाल होना उसका जरूरी था? यहां अगर इस्तेमाल नहीं होना था तो कहां इस्तेमाल होना था? इसमें आप देखें कि जो इम्पैक्ट था, क्या ये इम्पैक्ट सिर्फ 2 नशिस्तों का था कि 2 नशिस्तें एक्स पार्टी को देनी या 2 नशिस्तें जो है वो वाई को दे दें, कोई मसला नहीं। 5 नशिस्तों का होता फिर भी कोई मसला नहीं। जहां पे आपकी 78 नशिस्तें हों, जहां पे आपकी पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो पार्लियामेंट का चेंज हो रहा हो, कि जहां पे एक जो है वो हुक्मरान जमात बैठी हुई है, उसको वो नशिस्तें अगर जाती हैं तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि वहां 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। अब जो पब्लिक मैंडेट की बात की जाती है कि वो उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए पार्लियामान में, तो वो सारे तकाजे तो इसी फैसले के मुताबिक ही पूरे हो रहे हैं कि जो फैसला जो है वो आज दिया गया है और इसमें जो उन्होंने पीटीआई को किया है वो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के, जो आपने फैसला पढ़ा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट लिख रही है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जो रिकॉर्ड जमा कराया है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक 39 जो कैंडिडेट्स थे वो थे जिनकी वो इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि वो जो पार्टी पीटीआई के साथ उनकी एफिलिएशन थी, और जो 41 है उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आजाद डिक्लेयर होंगे। देन 15 दिन उनको टाइम दिया गया है, वो इलेक्शन कमीशन उसके हवाले से फर्दर जो है वो देखेगा। लेकिन इसमें जो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जो सवाल उठ रहा है, उस सवाल का मेरे ख्याल में तो सिंपल सा जवाब है कि पार्लियामान और डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं वो मजबूत होंगी, किसी तौर पे भी कमजोर नहीं होंगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये नशिस्तें माले गनीमत समझकर जो है वो किसी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे देती तो वो यकीनी तौर पर एक नजरिया जरूरत भी होता और वो उसको जो है वो बिल्कुल जो है वो क्रिटिसाइज किया जा सकता था। अब तो जो पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं उनकी नशिस्तें तो ये थी ही नहीं, उनकी जो थी उनको मिल गई, वो अपनी जो है वो सियासत भी कर रही हैं उस पर। बिल्कुल ठीक है साकिब बशीर साहब। हसन अय्यूब साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो हसन अय्यूब साहब, आपके पास ही 2 सवालात थे कि अब जाहिर है कि जो लोग शामिल हो गए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो आज़ाद तस्वुर होंगे, तो इसमें इबाम कहाँ पर है जो आपने एक बयान किया? मैं सवाल भी आपके पास छोड़कर आया था। ब्रेक के बाद ज़रा ये भी जायज़ा लेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियार
को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की यहाँ पर ज़रूरत थी। साकिब बशीर साहब ने कहा कि आइन उनको इजाज़त देता है कि वो मॉडिफाई कर सकें रिलीफ को जिस भी मौके के ऊपर चाहें। ब्रेक के बाद बात खुशामदीद। हसन अयूब साहब, आपके पास सवाल छोड़ के गया था ब्रेक से पहले। सुप्रीम कोर्ट के पास सर इख्तियार तो है ना, फुल बेंच बैठा हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। रिलीफ को अगर मॉडिफाई कर दिया तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? नहीं, नाराजगी की क्या बात है फवाद साहब, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि आइन को रीराइट करने का या आइन में तरमीम करने का इख्तियार तशरीह के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है जी। माजरत के साथ जो ये बात करते हैं वो बात जो है वो बेबुनियाद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके अपना इख्तियार वो आईने पाकिस्तान से लेती है। फिर आईने पाकिस्तान को अमेंड करने का या उसमें तरमीम करने का जो मजाज अदारा है वो पार्लिमान है। अब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो जुडिशरी हमारी फरमा रही है कि हमारे अमूर में मुदाखलत कर रही है, दूसरी तरफ आप ये देख लें कि जो आइन और कानून है वो तो 3 दिन का टाइम देता है रिटर्न कैंडिडेट को जो इंडिपेंडेंट हो किसी सख्त जमात में शमूलियत का, यहाँ पर ये 15 दिन दे रहे हैं। ये इनको इख्तियार किसने दे दिया 3 को 15 करने का? आप बात तो ये आ गई, एक बात तो ये है। अब दूसरी बात पर अगर आ जाए, सूरत कुछ ऐसी थी ना, सूरत जो मर्जी हो ना, फिर आइन के टेक्स्ट को अमेंड कर दें। अगर आप समझते हैं कि आपने आइन में तरमीम करनी है तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट का हिस्सा बने और फिर आइन में तरमीम करें। बहुत से लोगों ने इस तरह किया ना, जो पहले जुडिशरी से वाबस्ता थे, बाद में वो जो है पार्लियामान का हिस्सा भी बने हैं, तो वेस्ट तो है काम करने के अगर देखा जाए। और इस बात को कंप्लीट जस्टिस का नाम देकर बंदा खाली ये बात कर दे जी कि हमने मुकम्मल इंसाफ कर दिया है, तो वो मैटर सपोजिटली कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन के बेंच ने सुना था जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे। वो ऑर्डर क्या इम्प्यून था सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया था? क्या पीटीआई ने उसको चैलेंज किया था? अगर वो पीटीआई ने चैलेंज भी नहीं किया, ना सुप्रीम ताज काउंसिल ने वो चैलेंज किया, सुप्रीम ताज काउंसिल का तो उस मामले में कोई लोकल स्टैंड नहीं बनता, वो तो चैलेंज करना था तो तहरीक इंसाफ ने करना था, और तहरीक इंसाफ ने वो चैलेंज किया नहीं। तो उसके बावजूद कंप्लीट जस्टिस के नाम पर आपने उसमें भी इनको रिलीफ फराहम कर दिया जी कि गलत तशरीह की है, लिहाजा अब ये जनाब इनके पास 15 दिन का टाइम है और वो लोग जहां पर शामिल होना चाहे वो हो जाएं। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं जी कि 15 दिन का टाइम भी आपने दे दिया, 3 को 15 कर दिया। तो सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट इशूइंग अथॉरिटी कौन है? आपने 15 दिन का टाइम क्या इसलिए दिया कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, वो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर लें? कि आप 13 जनवरी का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आप ये समझते हैं कि उस फैसले के अंदर उसके बाद जो तनकीद है उसका नतीजा ये निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है? देखिए, अब जो वो फैसला था, वो फैसले के बाद जो इम्प्लीकेशन आनी थी, वो फैसला जो 13 जनवरी का फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। वो यूनिफॉर्म सिंबल का फैसला है। वो फैसला ये नहीं है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने का फैसला नहीं था। हाँ, उसकी जो मामला गया आगे से इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मेरे ख्याल के मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त था। उन्होंने गलत तशरीह नहीं की, बल्कि उन्होंने देखा कि जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उस वक्त कोई शख्स इसका मजाज नहीं था कि जो कि टिकट इशू कर सकता। और आज भी उमर अयूब साहब को ये इख्तियार हासिल नहीं है जो कि आईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको पढ़ ले एक दफा। वो टिकट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है इस वक्त माजरत के साथ। तो फिर टिकट इशूइंग अथॉरिटी के ना होते हुए उस ऑन दैट वेरी डे वो जो टिकट इशू भी किए गए थे वो टिकट कानूनी नहीं थे। तो अगर उनको ही आप चैलेंज कर लें तो इस वक्त कोई भी शख्सियत जो उस टाइम भी कोई ऐसा शख्स तो आपके पास खबर क्या है? जो टिकट इशू कर सकता, क्योंकि पीटीआई के आइन में अगर बादी चेयरमैन नहीं, जब चेयरमैन कोई इन ऑफिस नहीं है तो फिर उन्होंने उसकी अथॉरिटी सेक्रेटरी को नहीं दी हुई। तो इसमें आपको लगता है रिव्यू पे जाएगी हुकूमत? क्या कह रहे हैं सर? हुकूमत रिव्यू में जाएगी? कोई ग्राउंड्स बचे हैं बाकी? नहीं, अब तो उन्होंने रिव्यू के लिए भी इतनी चीज को नैरो डाउन कर दी है कि रिव्यू भी इस वक्त अगर मिलेगा तो लगेगा तो वो इन 8 जजेस के सामने लगेगा। तो रिव्यू के स्कोप को भी नैरो डाउन कर दिया कि उन्होंने कहा जी किसी को अगर मजीद को अभाम है तो हमारे पास आ सकता है 8 जजेस के पास। तो ये थोड़ी सी टेक्निकली जो चीज है, ये जो अजीब ताजुब की बात थी, हालांकि 8 जजेस तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस में थे, तो वो अगर पूरे फुल कोर्ट के सामने भी लग जाता तब भी कोई ऐसा इसमें मुजायका नहीं था। लेकिन 12 जी उनका फैसला है, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप कहते हैं कि सर आंखों के ऊपर है, ठीक हो तो वो हुकूमत सर आंखों पर समझती है नहीं समझती। लेकिन अब मेरा कोई जातियात तो है नहीं, लेकिन मैं तो असूल की बात कर रहा था। ठीक। और असूल की बात यही है कि आइन को रीराइट करने का इख्तियार
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, ये इख्तियार पार्लियामान का है और सिर्फ पार्लियामान को ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक हो गया। साकिब भाई, आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? ये अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो एक महाजर आई थी, उसका शाखसाना है 13 जनवरी के फैसले को जो है वो फ्रेज करने की एक कोशिश है, या बिल्कुल आप समझते हैं कि 100% मेरिट्स हैं, जो प्रेयर की गई थी उसी प्रेयर को एक्सेप्ट किया गया है? अच्छा, एक तो हसन अयूब साहब ने एक बात की कि उनके पास कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन है या पॉलिटिकल पार्टी, उसकी जो वजाहत है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने फैसले के पैराग्राफ 4 में की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप निशान ले लेते हैं तो उनके जो आइनी और कानूनी हुकूक हैं वो बरकरार रहते हैं, और वो जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइल भी कर सकते हैं नॉमिनेशन पेपर, और इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है वो अपनी आईनी जो है वो जिम्मेदारी इस लिहाज से पूरी करे। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने वजाहत कर दी है। तो दूसरी आपने बात की 13 जनवरी के फैसले के हवाले से, 13 जनवरी का फैसला मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब भी कहूंगा, किसी तौर पे भी दुरुस्त फैसला नहीं था कि जिस रोज को खास तौर पर अगर बात की जाए तो इसमें डिस्कशन भी हुई है कि 13 जनवरी को जिस दिन ये फैसला हो रहा था, तो हमें भी पता है कि 13 जनवरी आखिरी दिन था निशान जमा कराने का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुबह से शाम तक ये केस सुना, एक दिन, फिर दूसरे दिन केस सुना, और रात तकरीबन 11:30 बजे ये फैसला आया था, और 12 बजे जो निशानात हैं वो जमा कराने का वक्त था। तो फैसला क्योंकि आ नहीं रहा था, आगे पता नहीं था, तो 4 बजे उनकी जानिब से कोई नजरियाती के नाम से भी वो टिकट जो है वो जमा करवाए थे। ये वो सर्कमस्टांसिस थे जो आज के जो 8 मेंबर हैं वो उस नतीजे पर पहुंचे हैं। वो सर्कमस्टांसिस मौजूद थे कहीं ना कहीं, और उनको डेफिनेटली नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तो 13 जनवरी का फैसला दुरुस्त नहीं था, वहां पे अल्टीमेटली या तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि सिंबल ले लिया है, पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, उनको जाने दे इलेक्शन में, इनके राइट्स जो है वो क्लोज नहीं होंगे। मैं तो ये समझता हूं कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट फाइन कर सकती थी, उनको जो है वो पाबंद कर सकती थी कि आप जो है वो अगले 3 माह में इलेक्शन के बाद, अभी क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं, तो आप जो है वो ये जो इलेक्शन है आपके इंट्रा पार्टी वो होने चाहिए, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक हमें बात समझनी चाहिए। वहां पर भी मौजूद था, 13 जनवरी को भी इबाम मौजूद था। उसी इबाम के नतीजे का फायदा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, और नतीजा निकला कि आज हम देख रहे हैं एक क्यास के बाद दोबारा से एक और क्यास की तरफ हम जा रहे हैं। साकिब बशीर साहब, आपका भी शुक्रिया। हसन अयूब साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।